हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विज़न पॉइंट की एक और बेहतरीन वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th सामान्य हिंदी का एक मॉडल पेपर। और प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो मॉडल पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी 18 फरवरी बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये बच्चों बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, मेरे पास जो सामान्य हिंदी का पेपर है उसका जो कोड है 302ZJ। ठीक, और देखिए बच्चों, आपका सबसे पहले जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से जो 15 मिनट शुरू के होते हैं प्यारे बच्चों उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक, तो देखिए पहला जो आपका खंड होता है का। ठीक, और इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाता है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो देखिए इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, तो पहला दिया है कि मुंशी सदालाल, देखिए मुंशी सदा शुक्लाल, दूसरा है लल्लू लाल, और तीसरा है राम प्रसाद निरंजनी, और चौथा प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो देखिए जो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं कौन है प्यारे बच्चों? तो आपका हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? राम प्रसाद निरंजनी। ये क्या है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। ठीक ठीक, उसके बाद देखिए इसी में आता है आपका दूसरा कि सदल मिश्र की रचना, यानी कि जो सदल मिश्र की रचना है, ठीक, वो किसकी है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है सत्यमित प्रवाह, दूसरा है नासिकेतोपाख्यान, और तीसरा है प्यारे बच्चों भारत सौभाग्य, और चौथा है भूतनाथ। ठीक, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें प्यारे बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नासिकेतोपाख्यान। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर है कि चंद्रकांता संतति कृत की विधि है। ठीक, देखिए चंद्रकांता संतति कृत की विधि है। तो पहला आपको प्यारे बच्चों दिया है कि निबंध, दूसरा दिया है नाटक, और तीसरा प्यारे बच्चों दिया है कहानी। ठीक, और चौथा है आपका उपन्यास। तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। ये क्या है प्यारे बच्चों? उपन्यास। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न आपका दिया है कि बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। तो बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे प्यारे बच्चों? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है इंदुमती के, दूसरा है परीक्षा गुरु के, और तीसरा है हिंदी प्रादीप के, और चौथा ऑप्शन दिया है साहित्य सहचर के। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा किसके? हिंदी प्रदीप के। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है अंगा नंबर कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है प्यारे बच्चों, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है सही हो जाएगा वाग्धारा। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका दूसरा जो कि होता है आपकी पद्य से। ठीक, तो देखिए इसमें दिया है कि कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति है। तो किसकी है प्यारे बच्चों? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो पहला है गिरजा कुमार माथुर की, दूसरा है नागार्जुन की, और तीसरा प्यारे बच्चों सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे की, और चौथा जो ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों आपका दिया है हरिवंश राय बच्चन। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे की रचना है। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में ख नंबर पूछा है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता। तो छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको बताने कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो है सौंदर्य एवं प्रेम। क्या है प्यारे बच्चों? सौंदर्य एवं प्रेम। ठीक, उसके बाद देखिए अगला दिया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया 1943 ईस्वी में, और दूसरा है 1950 में, और तीसरा है 1951 में, और चौथा ऑप्शन दिया है 1956 ईस्वी।
ठीक, तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1951 में। किसमें प्यारे बच्चों? 1951 में। ठीक, उसके बाद देखिए घ नंबर आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो पहला है पद्मावत, दूसरा है रामचरितमानस, और तीसरा है साकेत, और चौथा है पृथ्वीराज रासो। ठीक, तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक, उसके बाद देखिए अंगा नंबर आता है आपकी मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो जो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है वो क्या है प्यारे बच्चों? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम देखिए प्रेमांबु प्रवाह। ठीक, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका तीसरा नंबर प्रश्न देता है प्यारे बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो देखिए बच्चों इसमें जो आपका गद्यांश है वो पूछा गया है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। ठीक, तो देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे बच्चों कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें प्यारे बच्चों जो ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों अगर आप इसे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं कौन हैं? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें थोड़ा सा रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आपको देखिए कहाँ से देगा? यहाँ से देगा, देखिए यहाँ से। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपका देगा। ठीक, तो ये कह पूछेगा कि इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो प्यारे बच्चों आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या में क्या लिखनी है आपको? तो इसमें लिखना है प्यारे बच्चों कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है और पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है और पृथ्वी माता के समान है। ठीक, और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी की क्या है? पुत्र हैं। ठीक, तो इसकी व्याख्या में प्यारे बच्चों आपको ये लिख देना है। उसके बाद देखिए इसी में जो अगला प्रश्न तीसरा पूछा है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा कि देखिए पृथ्वी हो और मनुष्य देखिए ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? लिख देना है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है? असंभव है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न आपने पूछा है कि पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो देखिए पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए जो चौथा आपका प्रश्न है उसमें हो जाएगा इसका आंसर कि पृथ्वी पृथ्वी और जन दोनों देखिए दोनों के समन्वय से राष्ट्र का स्वरूप क्या होता है? संपादित होता है। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? लिखना है। ठीक, ये आपके चौथे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी में पांचवा प्रश्न आपसे दिया है कि पृथ्वी कब मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। तो आपको प्यारे बच्चों इसमें बताना है कि देखिए आपको यहाँ से लिखना है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा क्या करती है? प्राप्त करती है। ठीक, तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी में अथवा करके प्यारे बच्चों दिया है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों अगर आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अशोक के फूल से और इसके जो लेखक हैं कौन है प्यारे बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आप इस गद्यांश को देख लीजिए प्यारे बच्चों और आप इसे स्वयं से हल कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा जो आपका प्रश्न होता है वो पद्यांश से संबंधित होता है और इसमें दिया होता है प्यारे बच्चों कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो देखिए ये आपका पद्यांश दिया है प्यारे बच्चों और आपसे पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो यानी कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? इसका संदर्भ लिखना है
और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, जो आपसे ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये पद्यांश, तो ये यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ तक होगा और यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, तो इतने कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि केकई स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है। तो देखिए जो केकई है स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है प्यारे बच्चों, तो आपको जब इसमें पढ़ेंगे तो मिलेगा कि देखिए केकई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि जन्म जन्मांतर तक मेरी प्राण यही सुनते रहेंगे कि मैंने स्वार्थवश अनुचित कार्य किया है। ठीक, तो ये चीज़ आपको प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केकई के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए आपको प्यारे बच्चों इसमें लिखना है कि केकई के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है वह 100 बार क्या है, धन्य है। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न आपसे पूछे गए इसमें कि प्रभु राम के साथ केकई के अपराध का अपमानजन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी। ठीक, तो देखिए आपको लिखना है कि प्रभु राम के साथ केकई के अपराध का अपमानजन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भारत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार क्या है, धन्य है। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, पद्यांश। उसके बाद देखिए दूसरा आपको पद्यांश दिया है प्यारे बच्चों, तो आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका पांचवा देता है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक, तो देखिए पहला आपका दिया है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, और दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको इसमें एक ही करना है, तो आपको क्या करना है कि इन किसी लेखक का साहित्यिक क्या करना है, परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख क्या करना है, रचनाओं का मतलब रचनाएं लिखनी है। ठीक, उसके बाद देखिए खा में आता है कि निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए, और ये भी प्यारे बच्चों आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए इसमें पहला दिया है जयशंकर प्रसाद, और दूसरा दिया है महादेवी वर्मा, और तीसरा प्यारे बच्चों दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे जी। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें जो ऊपर के शुरू के दो हैं जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, तो इनका आप क्या करिएगा प्यारे बच्चों, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाओं को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका 6वां नंबर प्रश्न हो कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, और प्यारे बच्चों अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक, या अथवा में पूछेंगे प्यारे बच्चों कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये जो पंचलाइट और बहादुर कहानी है ये आपके बोर्ड में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप 18 फरवरी के पेपर में देने के लिए जा रहे हैं तो आप पंचलाइट और बहादुर कहानी दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और अधिकतम शब्द सीमा कितनी है, 80 शब्द। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये आपके जिले वाइज होता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड चलता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आता है आपका 8वां नंबर प्रश्न हो खंड खा। ठीक, और इसमें दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि संदर्भ लिखना है और संदर्भ के साथ साथ इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, तो आप देख लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अथवा में आपका दिया है, ठीक, या तो ऊपर वाला करना है या तो उसके बाद वाला। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आता है आपका पद्य से कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, और ये प्यारे बच्चों किस पार्ट से लिया गया है, तो ये जो पार्ट से लिया गया है किस पार्ट से लिया गया प्यारे बच्चों,
तो ये लिया गया है सुभाष तरनानी पाठ से। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप देख लीजिए और इसका आपको क्या करना है कि संदर्भ लिखना है और संदर्भ के साथ साथ आपको इसकी मतलब अनुवाद भी करना है। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका नवा। देखिए नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक, तो देखिए पहला है अंगूठा दिखाना और दूसरा है पहाड़ टूट पड़ना और तीसरा है धूल में मिलाना और चौथा है पानी पानी होना। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको एक ही करना है, तो दूसरा आप कर सकते हैं कि पहाड़ टूट पड़ना तो मुसीबत आना, ठीक, और पानी पानी होना लज्जित होना, ठीक, और धूल में मिलाना हराना होता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें एक ही करना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आता है आपका अपठित गद्यांश पर आधारित तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि इस पहले अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ करके इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं आपको उनका उत्तर लिखना है। ठीक, तो देखिए पहला जो आपसे पूछ रहा है कि जीवन में देखिए जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको प्यारे बच्चों इसमें मिल जाएगा कि देखिए मिलेगा कि विद्या धन, देखिए विद्या धन और शक्ति, ठीक, और शक्ति, यानी कि यही क्या किए गए हैं महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ठीक, तो ये आपके पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। तो प्यारे बच्चों जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो देखेंगे तो प्यारे बच्चों इसमें महिला के बारे में बात किया गया है, तो ये कौन सा आपका जो शीर्षक है हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है कि भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि देखिए आपको मिल जाएगा कि वैदिक युग में, देखिए वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण क्या था स्थान था। ठीक, तो ये वैदिक युग में नारी का क्या था महत्वपूर्ण स्थान। उसके बाद देखिए इसमें अथवा करके दूसरा दिया प्यारे बच्चों, तो एक आप अपनी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आता है 11 नंबर के निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक, तो देखिए पहला है सकल शक्ल, देखिए सकल शक्ल। ठीक, तो देखिए इसका जो अर्थ होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संपूर्ण और खंड। क्या हो जाएगा संपूर्ण और खंड, यानी कि सकल मतलब होता है संपूर्ण और शक्ल मतलब क्या होता है खंड। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आता है 12वां नंबर कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण और उसका उदाहरण लिखिए। ठीक, तो आपको प्यारे बच्चों इसका क्या करना है कि लक्षण और उदाहरण लिखना है। तो प्यारे बच्चों मैंने ये श्रृंगार रस और वीर रस दोनों का लक्षण सहित उदाहरण बताए हैं। तो प्यारे बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ख नंबर दिया है कि श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है कि श्लेष और उत्प्रेक्षा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि सोठा छंद अथवा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आता है आपका 13 नंबर कि समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखें। तो प्यारे बच्चों ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, तो आप प्यारे बच्चों इस पत्र लेखन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अथवा में करके देखिए दिया है कि ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखें। ठीक, तो यानी कि ये भी आपका पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों दोनों पत्र लेखन दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है जो कि आपका सबसे अंतिम प्रश्न होता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको निबंध लिखना होता है। तो देखिए पहला जो आपका निबंध दिया है कि राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। ठीक, दूसरा दिया है आतंकवाद की समस्या कारण और समाधान। ठीक, और तीसरा प्यारे बच्चों पर्यावरण प्रदूषण
निराकरण के उपाय। और ये प्यारे बच्चों आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्यारे बच्चों इस निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। और चौथा दिया है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा। ठीक। तो ये प्यारे बच्चों आपका एक मॉडल पेपर रहा। तो प्यारे बच्चों इसमें वैसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी चांस रहेंगे। ठीक। तो प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न पत्र में जितने मैंने आपको प्रश्न बताए उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।